नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। देखो, सबसे पहले ना कुछ लोगों ने ये पूछा कि सर अब हमारा फाइनल फॉर्मेट क्या ये है या फिर नए साल से जो हमने डिजिटल बोर्ड पे स्टार्ट किया था वो वाला है। देखो, मैं क्लैरिटी दे देता हूँ आपको ताकि डाउट ना रहे। फॉर्मेट एक्चुअल में हमारा वही है, लेकिन अब कई बार देखो टाइम कम होता है या फिर ट्रैवलिंग की वजह से पॉसिबल नहीं है वैसे टाइप की वीडियो बनाना, तो हमारा मिक्स ही रहेगा। हमारा फोकस फॉर्मेट पे रहेगा ही नहीं, हमारा फोकस रहेगा पढ़ाई पे, हमारा फोकस रहेगा कंटिन्यूटी पर। तो इस बारे में आप डाउट मत रखिएगा। आज बात करें आर्टिकल्स कौन से डिस्कस करेंगे। देखो, द हिंदू में आज फिर से कोई खास आर्टिकल्स है नहीं। कल द हिंदू आया नहीं था, आज आया है, तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। एक साइड में छोटा सा आर्टिकल है डिजिटल पेमेंट से संबंधित कि आजकल यूपीआई वगैरह से ज़्यादा पेमेंट होने लगी है। एनालिसिस नहीं है, डेटा है सिर्फ। तो तीन इंपॉर्टेंट दूसरे न्यूज़पेपर के हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो काफ़ी सुर्खियों में है, लेकिन हिंदू ने उन इश्यूज़ को कवर नहीं किया है। जैसे सरकार और कोर्ट के बीच में, सुप्रीम कोर्ट के बीच में काफ़ी लड़ाई चल रही है कोलिजियम को लेके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अच्छे से कवर नहीं किया है इस इशू को, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट ये इशू है कोलिजियम सिस्टम से संबंधित। तो ये सिस्टम, ये आर्टिकल हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कोलिजियम वाला बेसिक्स के साथ। दूसरे नंबर पे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित कि आर्म्ड फोर्सेस का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्राउड मैनेजमेंट से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले कोट देख लीजिए। फोर्टिट्यूड इज द गार्ड एंड स्पोर्ट ऑफ द अदर वर्च्यूज, जॉन लोक ने कहा था। फोर्टिट्यूड का क्या मतलब होता है? फोर्टिट्यूड का मतलब देखो ये होता है, एथिक्स का एक कंसेप्ट है। मतलब एथिक्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जब देखो लाइफ में डिफिकल्टीज आए उसके बावजूद आप पेशेंस के साथ एक्ट कर रहे हो, आप करेज के साथ एक्ट कर रहे हो, रुक नहीं रहे हो, ये मतलब है फोर्टिट्यूड का। फोर्टिट्यूड इज द गार्ड एंड सपोर्ट ऑफ अदर वर्च्यूज। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई ऑफिसर बिल्कुल ऑनेस्ट है, ईमानदार है। अब देखो वो पैसे नहीं लेता, बिल्कुल ईमानदारी से जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उन पे लगाम कस रहा है। लेकिन अब ना उसको धमकियां आने लगती हैं। जो विलेन लोग हैं ना, जो अपराधी हैं, उस ऑफिसर को धमकी देने लगते हैं कि आपको मार देंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी। ऐसी सिचुएशन में कि उस ऑफिसर को ईमानदार होते हुए डिफिकल्टीज आ रही हैं, फिर भी वो अपने रास्ते से नहीं भटक रहा है, फिर भी वो आगे चल रहा है, करेज शो कर रहा है, ये तो हुआ फोर्टिट्यूड। अब कोर्ट देखिए, फोर्टिट्यूड इज द गार्ड एंड सपोर्ट ऑफ अदर वर्च्यूज। अदर वर्च्यूज मान लीजिए यहां पे उस ऑफिसर की ऑनेस्टी, उस ऑफिसर की इंटीग्रिटी, जो पैसे ना लेते हुए अपराधी लोगों पर एक्शन ले रहा है। तो फोर्टिट्यूड यहां पे ना एक प्रकार से गार्ड है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी का। उस ऑफिसर ने ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी शो किया, धमकियां आने लगी, फिर उसने फोर्टिट्यूड शो किया। मतलब डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में भी उसने करेज शो किया। इसी वजह से कहा जाता है ये जो रुतबा है ना, ये जो टेम्परामेंट है कि आप डिफिकल्टी आने पर भी आप करेज शो करोगे, ये जो चीज है ना, इसकी सहायता से आप अपने दूसरे वर्च्यूज को भी गार्ड कर सकते हो। समझ गए? दूसरे वर्च्यूज यहां पे इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। तो ये हमने एग्जाम्पल की सहायता से इस कोड को समझा। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कोलिजियम सिस्टम से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इससे पहले कि हम बेसिक्स और डिटेल्स से इस आर्टिकल को डिस्कस करें, कंटेक्स्ट आपको बता देता हूं। कंटेक्स्ट ये है, हाल ही में हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि जो अभी कोलिजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए नाम सजेस्ट करता है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस कोलिजियम में सरकार का रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। तो ये खत लिखा गया लॉ मिनिस्टर के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। इसके अलावा देखो, विवाद इस बात पर भी है कि कोलिजियम ने ना हाल ही में कुछ नाम सजेस्ट किए थे प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं, लेकिन सरकार अभी तक उन नामों पे हाथ धरे बैठी हुई है। सरकार ने फाइल नहीं लुटाई है सीजीएम ने जो नाम सजेस्ट किए थे उनकी। तो इस इश्यू पर भी विवाद है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी कि हमने जो फाइल भेजी थी अभी तक उस फाइल पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया है।
जबकि अभी तक वो साइन होके वापस हमारे पास आ जानी चाहिए थी। तो पूरा जो विवाद है ना जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर है कि कैसे जजेस की अपॉइंटमेंट की जाए, हम बेसिक के साथ इस इशू को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब देश का संविधान बना तो संविधान में जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में क्या बताया गया, क्या लिखा गया? सबसे पहला क्वेश्चन तो देखो यही निकल के आता है। देश का संविधान बनता है 1950 में। संविधान बना तो आर्टिकल 124 में जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में कहा गया है, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हर एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। समझ गए? बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन। ये जो कंसल्टेशन वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको लेके विवाद उत्पन्न हो गया था। मतलब संविधान के 124 आर्टिकल में ये तो लिखा गया कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे। इसी प्रकार का सिमिलर आर्टिकल हाई कोर्ट के लिए भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक लाइन ये ऐड कर दी गई, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द स्टेट एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी। अब देखो, प्रेसिडेंट जो काम करते हैं आपको पता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं, यानी सरकार की एडवाइस से ही प्रेसिडेंट चलते हैं, अपने हिसाब से कोई डिसीजन नहीं लेते। तो ना आजादी के बाद कुछ सालों तक तो यही चलता रहा कि प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करते रहे, यानी सरकार के कहने पर जजेस को अपॉइंट करते रहे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन देखो बाद में क्या हुआ, 1981 में ना एक केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के सामने। केस का नाम था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981। इसे फर्स्ट जज केस के नाम से जाना जाता है। इस केस में क्वेश्चन निकल के आया, क्या कंसल्टेशन का वर्ड का मतलब सिर्फ कंसल्टेशन है? मतलब एक तो कंसल्टेशन देखो ऐसी होती है कि सामने वाला जो बोले वो आपको करना पड़ता है, या फिर कंसल्टेशन का मतलब यूं है कि फॉर्मेलिटी करनी है कि उनकी ओपिनियन पूछ ली, उसकी ओपिनियन मानो या ना मानो वो सरकार की इच्छा है, मतलब वो प्रेसिडेंट की इच्छा है। तो कंसल्टेशन वर्ड का मतलब क्या है, इस पर फैसला हुआ फर्स्ट जज केस में, यानी कि 1981 के इस केस में। यह स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी देर लग गई इस स्लाइड को बनाने में, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, रिवीजन के भी बहुत काम आएगी ये स्लाइड। तो 1981 का जो ये केस था ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्ड दिया, कंसल्टेशन डजंट मीन कंकरेंस एंड इट ओनली एम्प्लाइज एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि आप व्यूज का एक्सचेंज कर रहे हो। कंसल्टेशन वर्ड का मतलब यह नहीं है कि सामने वाला जो व्यू दे आपको वो व्यू मानना ही है। मतलब प्रेसिडेंट को जजेस से, फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना है, इसका मतलब सिर्फ यह है सीजीआई जो भी राय दें बस वो सुन ली प्रेसिडेंट ने। इसका मतलब यह नहीं है कि सीजीआई ने यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो राय दी वो माननी ही है, वो मैंडेटरी है उसको मानना प्रेसिडेंट के लिए, यह मतलब नहीं है कंसल्टेशन का। साफ तौर पे क्लैरिफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 1981 के इस केस में। इसे फर्स्ट जज केस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सेकंड जज केस आता है 1993 में। एक्चुअल में सेकंड जज केस के नाम से तो इसे जाना जाता है। केस का नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इस केस में ना पासा पलट गया। अभी तक देखो पावर सरकार के पास ही थी, सरकार जो बोलती थी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसी हिसाब से जजेस की अपॉइंटमेंट कर देते थे। लेकिन देखो 1993 के इस केस से ना, सेकंड जज केस से पासा पूरी तरह से पलट गया। पावर अब आ गई सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया, जो कंसल्टेशन वर्ड है ना, इसका मतलब कॉन्करेंस है। उन्होंने एक नया मैकेनिज्म ड्रा कर दिया कि सीजीआई प्लस में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज, ये 3 लोगों का एक पैनल होगा और ये पैनल प्रेसिडेंट को नाम सजेस्ट करेगा और उसी के हिसाब से प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है। समझ गए? ध्यान से सुनिएगा। अभी तक पावर किसके पास में थी? सरकार के पास, क्योंकि सरकार जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करती थी, प्रेसिडेंट उसी प्रकार से जजेस की अपॉइंटमेंट कर देते थे। सिर्फ पूछना होता था सुप्रीम कोर्ट के जज से, सीजीआई से या फिर दूसरे जज से कि आपकी क्या राय है। वो राय मैंडेटरी नहीं होती थी सरकार के ऊपर या प्रेसिडेंट के ऊपर मानना। लेकिन 1993 के इस सेकंड जज केस से ना पासा पलट गया, पावर आ गई अब कोर्ट के हाथ में। नया मैकेनिज्म ड्रा किया गया कोलिजियम का कि सीजीआई
प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जज नाम रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, और उसी के हिसाब से प्रेसिडेंट को जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है, उन्हीं लोगों को जो नाम रेकमेंड किया जाएगा इस कोलिजियम के द्वारा। अब इसके बाद क्या हुआ, 1998 में इस कोलिजियम को थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया गया थर्ड जज केस में। थर्ड जज केस में क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने ओपिनियन मांगी थी सुप्रीम कोर्ट की कि इस इश्यू पर आपकी क्या ओपिनियन है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ना कोलिजियम को एक्सपेंड कर दिया था। थर्ड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज का होगा कोलिजियम, बजाय के 2 सीनियर मोस्ट जज का। यानी सेकंड जज केस में एक नया सिस्टम आ गया था कोलिजियम का, जिसमें 3 लोग होंगे। लेकिन इसके बाद 1998 वाले थर्ड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कोलिजियम में सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज नहीं होंगे, बल्कि सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। तो यह सिस्टम है कोलिजियम का। अब ये कोलिजियम जो नाम रेकमेंड करता है ना प्रेसिडेंट को, उसी के हिसाब से प्रेसिडेंट को जजेस की अपॉइंटमेंट करनी होती है। अगर 2 जज भी खिलाफ हो जाए ना किसी जज के अगेंस्ट, तो भी कोलिजियम उस नाम को रेकमेंड नहीं करेगा प्रेसिडेंट को। सरकार की जो पावर है ना अब इसमें पूरी तरह से लिमिटेड हो गई। मान लीजिए कोई फाइल भेजी कोलिजियम ने जिसमें सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी नाम को अच्छा नहीं लगता, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उस नाम को वापस लौटा सकती है, लेकिन यह कोलिजियम फिर से उस जज के नाम को सरकार के पास भेज देना, तो सरकार को फिर उस नाम को मानना ही पड़ता है। सरकार एक चीज कर सकती है, वो सरकार अक्सर किया करती है, किसी की फाइल पे ना लगातार कई समय तक बैठ जाती है। मान लीजिए 4 नाम भेजे कोलिजियम ने, सरकार को एक नाम पसंद नहीं आया, तो सरकार ना उस फाइल को वापस नहीं लौटाएगी, क्योंकि उसे पता है वापस लौटाने पे तो कोलिजियम वापस हमें फाइल दे देगा, फिर हमें वो फैसला मानना पड़ेगा कोलिजियम का। सरकार जानबूझ के उस फाइल पे बैठ जाती है, कुछ फैसला ही नहीं लेती। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कोई फैसला लिया ही नहीं। तो इतनी देर में सुप्रीम कोर्ट भी समझ जाती है कि सरकार कुछ नहीं करने की, तो वो फाइल खुद ही वापस ले लेती है, या फिर कुछ ऐसी सहमति बन जाती है। तो सरकार ना इनडायरेक्ट रास्ता अपनाती है किसी जज के अपॉइंटमेंट को रोकने के लिए, जो सरकार को लगता है कि इसकी अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, 1998 के बाद सिस्टम चलता रहा, लेकिन 2015 में क्या हुआ, बीजेपी की सरकार आई जबरदस्त बहुमत के साथ में। सरकार ने सोचा पावर फिर से छीनने का बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि हमारा पूर्ण बहुमत आया है। तो एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि एक बॉडी बनाई जाए, कोलिजियम के बजाय एक बॉडी बनाई जाए, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये जो कमीशन है ना, इसमें 3 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, किसके, सुप्रीम कोर्ट के, यानी जजेस होंगे, बाकी 2 इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे, एक लॉ सेक्रेटरी होंगे। तो ये 6 लोग जो है ना मिलके नाम रेकमेंड करें जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए। ये 2015 में इनेक्ट हुआ था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बट देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना तुरंत ही इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के अंदर अंदर ही इस NJAC को स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसे 4th जज केस के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि देखो NJAC को स्ट्राइक डाउन करते वक्त, यानी 2015 की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके जो MOP है जजेस को अपॉइंटमेंट की, यानी MOP मतलब मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जिसके थ्रू कोलिजियम सिस्टम जजेस को अपॉइंट करता है, इसमें हम सुधार लेके आएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। अब देखो उसके बाद 2017 तक काफी बार सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में वार्तालाप हुआ, कम्युनिकेशन हुआ कि कोलिजियम सिस्टम में कैसे सुधार लाया जाए। काफी सारे रिकमेंडेशंस निकल के आए कि अलग से एक सेक्रेटरीट इस्टेब्लिश किया जाए, ट्रांसपेरेंसी लेके आए जजेस की अपॉइंटमेंट में। यह भी कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो हमारे द्वारा रोकी जा सकती है। तो इन चीजों पे ना सहमति नहीं बनी। तो 2017 के बाद से अभी तक कोलिजियम सिस्टम में सुधार लाने वाला जो MOP था ना, उस पर काम ठप है, कुछ भी नहीं हुआ है। अब एक बार फिर से लड़ाई हो गई है कोलिजियम के नाम पे कि ऐसे जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती, इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। समझ गए? तो अब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, ये जो सिस्टम है वो अच्छा क्यों नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑटोक्रेटिक है। देखो कोलिजियम जो वर्ड है हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। जुडिशरी ने खुद ही इस सिस्टम को इवोल्व कर लिया है। ये तो वही बात होगी, जजेस खुद ही जजेस को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये देखो अनडेमोक्रेटिक भी है, क्योंकि इसमें जजेस ना तो लोगों के प्रति अकाउंटेबल हैं। डेमोक्रेसी में
जो पीपल हैं उनके पास रियल पावर होती है। ना तो जजेस लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जा रहे हैं, ना ही उनके प्रति अकाउंटेबल हैं। नेक्स्ट, नॉन ट्रांसपेरेंसी एंड ओपेक। देखो कोई भी ऑफिशियल प्रोसीजर नहीं है सिलेक्शन के लिए, किस बेस पे जजेस को सिलेक्ट किया जाता है। कोई रिटन मैनुअल नहीं है कैसे ये कोलिजियम फंक्शन करता है। और मीटिंग्स के सिलेक्टिव रिकॉर्ड जो है पब्लिश किए जाते हैं। मतलब कोलिजियम की फंक्शनिंग में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कैसे ये कोलिजियम सिस्टम काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रमोट्स नेपोटिज्म। बहुत बार ऐसा होता है कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो फॉर्मर जजेस के बच्चों को ही या फिर और दूसरे रिश्तेदारों को ही सिलेक्ट कर लेता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट है। ये इतनी सारी वैकेंसीज देखो खाली रहती हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, लेकिन कोलिजियम जो है वो ठीक से समय रहते वैकेंसीज को फिल नहीं कर पाता। नेक्स्ट, इग्नोर्स सुप्रीम कोर्ट ओवन गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने देखो 1993 में ये कहा था कि सीनियरिटी जो है वो जरूरी है। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट के किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में आपको प्रमोट करना है तो आप सीनियरिटी जरूर देखिए, लेकिन बहुत बार सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइंस का ही कोलिजियम सिस्टम उल्लंघन करता है। नेक्स्ट है अगेंस्ट इस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन। पिछले पॉइंट से ही मिलता जुलता है कि सीनियरिटी को अवॉइड करना ये इस्टैब्लिश्ड कन्वेंशंस के अगेंस्ट है। और देखो रिप्रेजेंटेशन भी तो नहीं है ना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समाज के जो अलग अलग सेक्शंस हैं जैसे ओबीसी है, वुमेन है, एससी एसटी है, मुस्लिम्स हैं, मतलब समाज के जो अलग अलग सेक्शंस हैं ना उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। और सबसे लास्ट में इवन फोर्थ जज केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जो स्ट्राइक डाउन किया था ना एनजेएसी को, यानी 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, उसके बाद से लेकर अभी तक कोई भी सुधार कोलिजियम सिस्टम में नहीं आया है। इसके बाद वे फॉरवर्ड में देखो ये कहा जाता है, देखो दोनों चीजों को इंश्योर करना जरूरी है। पहली चीज, अभी का जो सिस्टम है ना काफी ओपेक है, इसमें सुधार की गुंजाइश है, ये बात सच है। दूसरा, सरकार की इंटरफेरेंस भी ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट में, अदरवाइज सरकार अपने लोगों को जज बनाने लगेगी और जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकेगी। तो जजेस की अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट ढंग से होनी चाहिए। 2017 से कोलिजन सिस्टम में सुधार लाने की जो प्रक्रिया ठप पड़ी है उसको चालू करने की आवश्यकता है। दोनों मिलकर देखो ये इंश्योर करें जजेस की जो अपॉइंटमेंट है ना एक निश्चित मैकेनिज्म के थ्रू हो, प्रोसीजर के थ्रू हो, एड हॉक बेसिस पे ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो बार है वहां से भी जो नाम आते हैं उनको कंसीडर किया जाए। तो ऐसे कुछ एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की आवश्यकता है, तभी ये पूरा जो प्रोसेस है ना वो अच्छे ढंग से चलेगा, ट्रांसपेरेंट मैनर में, एफिशिएंट मैनर में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो अगला जो आर्टिकल है रूल्स ऑफ डिटैचमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो शुरुआत में ना आर्टिकल में यूएसए का एग्जांपल दिया जाता है। 6 जनवरी 2021 को यूएसए में क्या हुआ, यूएसए में बाइडेन इलेक्शन जीत चुके थे, लेकिन उसके बाद ट्रंप के जो सपोर्टर्स थे वो यूएस कांग्रेस में घुस गए, वहां पे उन्होंने उत्पात मचाया। तो यूएस जो अपने आप को सबसे बढ़िया डेमोक्रेसी कहता है, पूरे वर्ल्ड की सबसे मजबूत डेमोक्रेसी कहता है, वहां पे पावर का ट्रांसफर अच्छे से नहीं हुआ। यह काफी ज्यादा हैरानी वाली चीज थी। इसके बाद आर्टिकल में यह कहा जाता है कि देखो यूएस की जो सोसाइटी है ना आज के समय में बहुत ज्यादा पोलराइज हो चुकी है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बीच में। जैसे बहुत से लोग ट्रंप सपोर्टर हैं, राइटिस्ट हैं, बहुत से लोग ट्रंप से एकदम नफरत करते हैं, लेफ्टिस्ट हैं, डेमोक्रेट्स हैं। और यूएस की तर्ज पे ना इंडिया की सोसाइटी भी बहुत ज्यादा पोलराइज हो चुकी है पॉलिटिक्स की वजह से। मतलब बहुत से लोग आपको प्रो मोदी मिलेंगे, प्रो बीजेपी मिलेंगे, और बहुत से एंटी मोदी या फिर एंटी बीजेपी मिलेंगे। अब देखो यूएसए में एक चीज क्या हो रही है, जो रिटायर्ड मिलिट्री जनरल्स है ना उनका सहारा लिया जा रहा है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, रिपब्लिक पार्टी के द्वारा और भी डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा भी। उनको रैलीज में लाके खड़ा कर दिया जाता है ताकि उनके नाम पे ज्यादा वोट बटोरे जा सके, रिटायर्ड जनरल्स के नाम पे। अब देखो ये चीज धीरे धीरे अब मतलब रिटायर्ड जनरल्स हों बेशक, उनका पॉलिटिक्स में अगर रोल बढ़ेगा ना तो जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो भी इतनी ज्यादा एपॉलिटिकल नहीं रह सकेंगी। मतलब वो पहले से मन बना लेंगे कि रिटायरमेंट के बाद में हमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है,
तो इवन सर्विस में रहते हुए भी वो उस पॉलिटिकल पार्टी की फेवर करने लगेंगे। मतलब सर्विस में रहते रहते भी वो माहौल बनाना स्टार्ट कर देंगे कि रिटायरमेंट के बाद में मुझे अच्छा पद मिल जाए, रिटायरमेंट के बाद ये पॉलिटिकल पार्टी मुझे ज़्यादा तवज्जो दे। तो ये जो आर्म्ड फोर्सेस का पॉलिटिसाइजेशन भी धीरे धीरे हो रहा है ना, सोसाइटी के पॉलिटिसाइजेशन की वजह से, ये ना तो यूएस की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, ना ही इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। इसका देखो सीधा सीधा नुकसान ये होगा, मान लीजिए जो अभी सर्विंग जनरल्स हैं वो पॉलिटिसाइज हो चुके हैं, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन रखते हैं, झुकाव रखते हैं, तो वो ना अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं दे सकेंगे रूलिंग पार्टी को। समझ गए? अगर वो रूलिंग पार्टी के तरफ इंक्लाइंड हैं तो भी ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं दे सकेंगे, चापलूसी वाली ओपिनियन देंगे ताकि जो लीडर्स हैं वो खुश हो सकें। अगर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है तो भी वो ठीक ढंग से ओपिनियन नहीं देंगे, क्योंकि उनके मन में ना पॉलिटिक्स वाली भावना ज्यादा आएगी और देश के प्रति जो पहली भावना आनी चाहिए कि देश का भला हो, पॉलिटिकल पार्टीज जाएं भाड़ में, वो वाली भावना नहीं आ पाएगी। इसलिए कैसे भी करके हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है ना उनको डीपोलिटिसाइज करना बहुत जरूरी है। मतलब अभी हमारे देश में इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन आगे ये फेनोमेनन हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस में ना आ पाए उसके लिए पहले से प्रयास करने जरूरी हैं। वैसे देखो अभी फिलहाल पार्लियामेंट का एक्ट है और सर्विस रूल्स भी हैं जो साफ तौर पे ये कहते हैं कि जो मिलिट्री पर्सनल हैं, जो सर्विंग मिलिट्री पर्सनल है ना, वो किसी प्रकार की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा उन्हें संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा की शपथ भी लेनी पड़ती है। बट राइटर इसके बाद ना एक डाउट व्यक्त करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिससे आर्म्ड फोर्सेस का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। जैसे एक तो देखो अभी तक ना आर्म्ड फोर्सेस में ना सीनियरिटी चलती थी पूरी तरह से, आर्मी चीफ किसको बनना है, जो सबसे सीनियर होंगे। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना अब मेरिट की डेफिनेशन पे आर्मी चीफ भी नियुक्त करने लगी है, दूसरी सर्विसेज के चीफ भी नियुक्त करने लगी है। तो इस वजह से होगा क्या, मतलब अब देखो जिसको सरकार ने तवज्जो दी है, जो सीनियरिटी में ऊपर नहीं थे फिर भी उनको आर्मी चीफ फॉर एग्जांपल बनाया, तो उसकी डेडिकेशन सरकार की तरफ ज्यादा होगी, ऐसा डर है राइटर को। उसके बाद आप एक और चीज देखिए, दूसरा एग्जांपल राइटर का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी तक रूल ये था कि सिर्फ जो सर्विंग आर्मी चीफ हैं या फिर रिटायर्ड सर्विस चीफ हैं, सॉरी आर्मी चीफ नहीं, सर्विंग सर्विस चीफ हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो या फिर रिटायर्ड किसी भी सर्विस के चीफ हैं, वो बन सकते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब ये कहा है इवन 3 स्टार जनरल भी, रिटायर्ड 3 स्टार अगर कोई जनरल है तो उसे भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट पे नियुक्त किया जा सकता है। तो अब देखो जो सर्विंग चीफ हैं उनको कैसा लगेगा अगर किसी रिटायर्ड 3 स्टार जनरल को उनके ऊपर लाया जाएगा, तो उनको ठीक नहीं लगेगा। तो इन चीजों से क्या है, पॉलिटिसाइजेशन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सोच समझ के कदम उठाने चाहिए और प्रयास करने चाहिए जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं पूरी तरह से न्यूट्रल रहें देश की डेमोक्रेसी के प्रति, देश के संविधान के प्रति, वो किसी प्रकार से पॉलिटिक्स में शामिल ना हो। अगर ऐसा होता है तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में आ जाएगी, क्योंकि देखो इंडिया की डेमोक्रेसी अभी तक बढ़िया ढंग से चल रही है। उसका एक रीजन ये भी है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से न्यूट्रल हैं। तो ये जो न्यूट्रलिटी है ना, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। तो पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्राउड मैनेजमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, देखो स्टैम्पीड की बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं। जैसे हाल ही में तेलुगु देशम पार्टी की एक मीटिंग थी, उसमें स्टैम्पीड थे यानी भगदड़ की वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो गई। गुजरात के मोरबी में पुल टूट गया था, वहाँ पे भी बहुत भीड़ हो गई थी, क्राउड को ठीक से मैनेज नहीं किया गया था। साउथ कोरिया में आपको याद होगा एक इवेंट हुई थी, हैलोवीन के मौके पर पार्टी वगैरह थी, वहाँ पे बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी स्टैम्पीड की वजह से। तो देखो क्राउड को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर इन दुर्घटनाओं को हमें अवॉइड करना है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित यह आर्टिकल है। देखो जब बहुत सारे लोग एक छोटे से एरिया में आ जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और एक छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग आ जाएं, तो उसे कहा जाता है क्राउड क्रश। एरिया छोटा है, लोगों की संख्या ज़्यादा है, उसमें ना लोग इतना ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं छोटे से एरिया में कि सांस लेने की जगह भी नहीं रहती। मतलब
इवन सांस लेते हैं ना, लंग्स इन्फ्लेट होते हैं, लेकिन इतनी कम जगह है कि सांस लेने के लिए लंग्स इन्फ्लेट भी नहीं हो पा रहे हैं, तो दम घुटने से बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है ऐसी सिचुएशन में। इसके बाद क्राउड मैनेजमेंट क्या है? क्राउड को मैनेज करना ऐसी सिचुएशन में ताकि किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसे ही क्राउड मैनेजमेंट कहा जाता है। एक होती है वॉलंटरी फोर्स, मतलब देखो जब क्राउड की डेंसिटी ज़्यादा नहीं है तो लोग देखो अपने हिसाब से मूव करते रहते हैं, जैसे मैनेजमेंट चाहे वैसे मूवमेंट चलती रहती है। एक होती है इनवॉलंटरी फोर्स, अगर देखो क्राउड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोगों की जो मूवमेंट है वो अपने आप से नहीं होती, वो एक दूसरे को धक्का मारते हैं ना, क्राउड एक दूसरे को पुश करती है, अपने हिसाब से फोर्स आती है पीछे से, उसके हिसाब से लोग जो है वो मूव करते रहते हैं, इसे कहा जाता है इनवॉलंटरी फोर्स। जैसे देखो मुंबई में लोकल ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, या फिर दिल्ली मेट्रो में भी कुछ मेट्रो स्टेशन पे ऐसा होता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है कि हमारे हाथ में कुछ सिचुएशन रहती नहीं, पीछे वाले जहां हमें भेज रहे हो बस अपने आप मूव होते जाते हैं। हालांकि भगवान की दया से वहां पे हादसा नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसी जगहों पर हादसे हो जाया करते हैं। तो अब बात आती है कि ये स्टैम्पीड वगैरह क्यों होती है, मतलब एकदम से क्राउड क्रश क्यों हो जाता है? स्ट्रक्चरल फेलियर, जो बैरिकेड्स लगाए थे वो कोलैप्स हो गए, जो गार्ड रेलिंग्स थी काफ़ी ख़राब थी, टेरेन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि पर्टिकुलर जगह बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, एमरजेंसी एग्जिट नहीं है। दूसरा रीज़न है पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स, मतलब जो लोग वहाँ पे तैनात है ना उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को क्राउड भेजा जा रहा है, मतलब आगे क्राउड ज़्यादा हो गया है तो पीछे वाले को रोक देना चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है वहाँ पे तैनात लोगों के बीच में, तब ऐसी सिचुएशन आ जाती है। नेक्स्ट है क्राउड बिहेवियर। बहुत बार क्राउड का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो रुकते ही नहीं है, जैसे काफ़ी बार लास्ट मिनट पे ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगी ऐसी अनाउंसमेंट कर दी जाती है तो एकदम से बहुत सारे लोग भागने लगते हैं, तो क्राउड का बिहेवियर कई बार काफ़ी खराब होता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी पर्सनल को ठीक से ब्रीफिंग नहीं दी गई, सीसीटीवी सर्विलियंस की व्यवस्था नहीं है, क्राउड को सीसीटीवी से मॉनिटर करने का इफेक्टिव वायरलेस सिस्टम नहीं है पुलिस के पास, तब भी हादसे हो जाया करते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चली गई, फायर लग गई, तो एकदम से क्राउड क्रश देखने को मिलता है, सभी लोग एक ही समय पर भागने की कोशिश करते हैं। कैसे इन हादसों को प्रिवेंट किया जा सकता है? सबसे पहले टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, इनसे क्राउड का आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, क्राउड एक्सपीरियंस भी इंप्रूव किया जा सकता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की सहायता से। ट्रेनिंग, क्राउड मैनेजमेंट के काम में जो लोग लगे हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग की जाए, एक मैनुअल होना चाहिए, उनको बढ़िया ढंग से इंस्ट्रक्शंस दी जाए कि शुरुआत में क्या, अगर इमरजेंसी आती है तब कैसे क्राउड को कंट्रोल किया जाए। इसके लिए देखो समय समय पर मॉक ड्रिल कंडक्ट करनी चाहिए उनके लिए जो क्राउड मैनेजमेंट में लगे होते हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ मीडिया भी एंटी सोशल एलिमेंट्स पर नज़र रख सकती है और हाईलाइट करे जहां पर भी उन्हें एंटी सोशल एक्टिविटीज़ दिखें, ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं समय रहते एक्शन ले और डिजास्टर होने से बचाया जा सके। सबसे लास्ट में है इंफ्रास्ट्रक्चर। शुरू में देखो अच्छे से असेसमेंट होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग यहाँ पे एक समय में आ सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा लोग आएँ तो पहले ही रोक दिया जाए, पहले ही उचित कदम उठा दिए जाएं, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से लोग ज़्यादा आ गए तो हाथ पांव फूल गए अथॉरिटीज़ के, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या एक्शन लिया जाए। पहले से जो प्लान ऑफ एक्शन है वो तैयार होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की असेसमेंट होनी चाहिए, कितने लोग आ सकते हैं, उसके बाद अथॉरिटीज़ क्या एक्शन लेंगी, सब कुछ। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया क्राउड मैनेजमेंट से संबंधित, और हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।